नमस्ते दोस्तों। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं सिक्किम के ग्लेशियर्स की। अब देखिए, अक्सर हम ग्लेशियर्स को सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में देखते हैं, है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही नाजुक और जीवित हाइड्रोलॉजिकल धड़कन है। सच कहूं तो ये ग्लेशियर्स हमारे गहरे प्राचीन इतिहास को सीधे तौर पर आज के मानव अस्तित्व और हमारी जल सुरक्षा से जोड़ते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस की मामूली सी वृद्धि होती है और हमें लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि ये एक विनाशकारी डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है। ये हल्का सा बदलाव हर साल कई मीटर बर्फ और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का सीधा कारण बनता है। ये कोई दूर की बात या कोरा वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है। ये एक स्पष्ट कारण और प्रभाव है जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। और यही हमें हमारी चर्चा के पहले हिस्से तक लाता है, द ईस्टर्न हिमालयन लाइफलाइन। तो सिक्किम के ग्लेशियर्स बाकी ग्लेशियर्स से अलग कैसे हैं? दरअसल ये मुख्य रूप से मानसून प्रभावित ग्लेशियर हैं। पश्चिमी हिमालय के विपरीत ये गर्मियों की मानसूनी बारिश और बर्फबारी पर पूरी तरह निर्भर करते हैं, और यही खासियत इन्हें तापमान और नमी में होने वाले छोटे छोटे बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना देती है। यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन पूर्वी हिमालयी ग्लेशियर्स के पिघलने की गति धीमी नहीं पड़ रही है, बल्कि पश्चिमी पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में ये बहुत तेजी से सिकुड़ रहे हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि इन ग्लेशियर्स पर हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा है। तीस्ता नदी को ही ले लीजिए, जो इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है। मॉनसून से पहले के जो सूखे महीने होते हैं, उनमें इस नदी के जल प्रवाह का 60% तक हिस्सा इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर ये बर्फ गायब होती है तो निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए पानी का प्रवाह सचमुच रुक जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम भाग की तरफ, द मल्टी हैजर्ड कैस्केड। धीमे धीमे बढ़ता तापमान अचानक से कैसे तबाही लाता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है 2023 की साउथ लोनक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसे हम GLOF कहते हैं। ये पूरी तरह से एक कैस्केडिंग जोखिम था, यानी एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की श्रृंखला। शुरुआत होती है परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से, जिससे ग्लेशियर झील का आकार बढ़ता है। दबाव बढ़ने पर मिट्टी और पत्थर का प्राकृतिक मोरेन डैम टूट जाता है, और इसका परिणाम होता है समुदायों का अचानक और तेजी से विस्थापन। जब यह प्राकृतिक बांध टूटा तो क्या हुआ, जरा कल्पना कीजिए। पानी और चट्टानों की 20 मीटर ऊंची एक विशाल लहर उठी, एक सुनामी जैसी लहर जो संकरी घाटियों में तेजी से नीचे की ओर बह निकली। कुछ ही घंटों के भीतर इस 20 मीटर ऊंची लहर ने सब कुछ अपने रास्ते से हटा दिया। इस भयानक फ्लड का नुकसान सच में दिल दहला देने वाला था। 55 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 74 लोग लापता हो गए। बुनियादी ढांचे की बात करें तो 25,900 से अधिक इमारतें और 31 पुल पूरी तरह नष्ट हो गए। और ऊर्जा के मोर्चे पर 1200 मेगावाट का विशाल तीस्ता 3 डैम पूरी तरह से बह गया। ये डेटा बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि संकरी घाटियों में बसे घनी आबादी वाले क्षेत्र और बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन तेज भूवैज्ञानिक घटनाओं के सामने कितने बेबस हैं। अचानक आने वाली इस बाढ़ की तबाही से अब हम रुक करते हैं तीसरे विषय की ओर, ड्राउट इन द डाउनस्ट्रीम। यहाँ हमें ये समझना होगा कि इस क्षेत्र को एक नहीं बल्कि दोहरे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ GLOF जैसी अचानक आने वाली बाढ़ का तत्काल खतरा है, जो कुछ ही घंटों में सब कुछ तहस नहस कर देता है, और दूसरी तरफ प्राकृतिक बर्फ के गायब होने के कारण पानी की कमी का धीमा और रेंगता हुआ संकट है। ये सिकुड़ती हुई बर्फ लाखों लोगों के लिए सूखे मौसम में नदी के प्रवाह को धीरे धीरे खत्म कर रही है। ज़ेमू ग्लेशियर के इन आंकड़ों को देखिए, ये सचमुच चौंकाने वाले हैं। वर्ष 2000 से पहले जहां बर्फ के नुकसान की दर 84.8 मेगाटन प्रति वर्ष थी, वहीं 2000 के बाद यह तेजी से बढ़कर 276.5 मेगाटन प्रति वर्ष हो गई है। बर्फ पिघलने की यह अभूतपूर्व गति निचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों की खेती और ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा और बहुत गंभीर खतरा है। तो क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। आइए देखते हैं भाग 4, इंटीग्रेटिंग साइंस एंड विजडम। अगर हम मूल लेप्चा और भूटिया समुदायों के नजरिए से देखें तो बर्फ के ये 5 महान खजाने सोते हुए दिग्गजों की तरह हैं, जो बदलते मौसम के साथ जागते हैं और घाटियों को जीवन देने के लिए पानी छोड़ते हैं।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरा पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान है जिसने सदियों से यहाँ संतुलन बनाए रखा है। आज के समय में अपनी आधुनिक संरक्षण योजनाओं में इस स्वदेशी ज्ञान को शामिल करना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है। ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान भी हमारी रक्षा पंक्ति को मजबूत कर रहा है। इसरो अपने सैटेलाइट्स के जरिए लगातार इन हिमनद झीलों के विस्तार की मैपिंग कर रहा है। इसके अलावा खतरे वाले इलाकों में समुदायों को समय पर सचेत करने के लिए स्वचालित अर्ली वार्निंग सेंसर्स, रियल टाइम टेलीमेट्री और सायरन अलर्ट नेटवर्क बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं। ये हमारी सक्रिय तैयारी का हिस्सा हैं। और यही सब हमें ले आता है हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, फ्रॉम क्राइसिस टू एक्शन। हमें सिर्फ डरना नहीं है, बल्कि काम करना है। हिमालय के लिए कुछ बेहद स्पष्ट और स्केलेबल कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे देशों के बीच डेटा साझाकरण को मजबूत करना, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं का फिर से मूल्यांकन करना, पारंपरिक ज्ञान को अपनी नीतियों का हिस्सा बनाना और स्थानीय समुदायों को आपदा ड्रिल के माध्यम से सशक्त बनाना। यह ग्लेशियरों के नुकसान को सिर्फ एक संकट नहीं, बल्कि कार्रवाई के आह्वान में बदल देता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब जमीन पर काम करता है, तो खांगचेनजोंगा यूनेस्को साइट को देखिए। ये एकीकृत प्रबंधन और सामुदायिक जिम्मेदारी का एक शानदार जीता जागता मॉडल है। ये साबित करता है कि सक्रिय प्रबंधन और संरक्षण के प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। बस ये याद रखना है कि ये सिर्फ दूर की हिमालयी समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के वे संकेत हैं जिनका स्थानीय स्तर पर विनाशकारी प्रभाव होता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये जमा हुआ खजाना आपके और मेरे लिए क्या मायने रखता है? और इससे पहले कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हम क्या कर सकते हैं? अगर सिक्किम के इन जमे हुए खजानों का ये एक्सप्लेनर आपको मूल्यवान लगा, तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। और हाँ, दुनिया के सबसे नाजुक और शानदार परिदृश्यों की ऐसी ही और यात्राओं से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द ही मिलते हैं।